एलटी ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट की रणनीति, किस तरीके से हम इंग्लिश को तैयार करें। आपने कमेंट करा था कि इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटेजी बना दीजिए, कैसे करके उसको तैयार करना है, किस तरीके से उसको देखना है। तो ये वीडियो उसी की है कि किस तरीके से आपको इंग्लिश की तैयारी करना है और कुल कितने स्टेप में करना है। स्टेप तो आपके टोटल 7 हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें करेक्शन रहेगा। ठीक है, वो करेक्शन क्या रहेगा इसको थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए सिलेबस तो बहुत बड़ा है इंग्लिश का, लेकिन हमने करा क्या है, उसको जो उसके मोटे मोटे खंड है उनको उठा लिया। जैसे ये अनसीन हो गया, ग्रामर हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, लेटर और डायलॉग हो गए। तो मोटे तौर पे जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए लैंग्वेज, जिसको मोटे तौर पे आप ग्रामर भी कह सकते हो। पार्ट 2 लिटरेचर, जो उसका साहित्य है। तो यहां पे 2 पार्ट में है, 2 पार्टों के अंदर भी कुछ बड़े बड़े टॉपिक हैं। फिर उसमें क्या है, अनसीन है, ग्रामर है, ट्रांसलेट है, लेटर और डायलॉग है। लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर है, प्री लिटरेचर जो होता है पूरा डायग्राम वाला। इसके बाद आपका पोएट्री है, ड्रामा है, प्रोस है, और तो इस तरीके से 4 भाग इसमें हैं और 4 भाग इसमें हैं। अगर आप एलटी ग्रेड का ये सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने पूरे तरीके से खोल रखा है। पूरे तरीके से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम क्या आएगी, पूरे बोर्ड पे आ भी नहीं पाएगा और समस्या होगी। ये है आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, यहां से इसको देखना है। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, आपको 2018 में जो एलटी का पेपर हुआ था उस पेपर को सॉल्व करना है। किसका, इंग्लिश सब्जेक्ट का। और देखना है कि आपके उसमें कुल कितने नंबर आ रहे हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। दूसरा काम यहां क्या करना है, सिलेबस को लेकर आपको सिलेबस को यहां डायरेक्ट आप सिलेबस याद नहीं कर सकते। इस सिलेबस में यहां थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, रणनीति में करेक्शन जो करना पड़ेगा। मान के चलिए सिलेबस है, तो इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित, आपको थैंक यू बोलना चाहिए आयोग को कि इन्होंने कोई भी बंद सिलेबस नहीं करा है। बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही अच्छा सिलेबस करा है कि अनसीन पैसेज में क्या पूछेंगे, ग्रामर में क्या पूछेंगे, ट्रांसलेशन में कौन कौन सी होगी, और आपके लेटर राइटिंग क्या होगा। इसके अलावा जो लिटरेचर है उसमें भी, जो आपका लिटरेचर है उसमें भी क्या क्या है क्या नहीं है, उसका पूरा मूवमेंट क्या रहा, प्रमुख आंदोलन क्या रहे, ठीक है, उसके बारे में। फिर इन्होंने पोट्री कहा है, अगर पोट्री, तो पोट्री भी ऐसा नहीं है कि सारी पोट्री पढ़ना है, इन्होंने स्पेशल दे रखे हैं। तो अब याद करने से पहले का जो काम है वो क्या है कि आपको व्यवस्थित करना है। क्या करना है, अपने सिलेबस को व्यवस्थित करना है। अब व्यवस्थित कैसे करना है इसका मैं तरीका बता रहा हूं आपको। व्यवस्थित ऐसे करना है कि आपको A4 का कागज ले लीजिए। क्या ले लीजिए, A4 का कागज। पहचानते होंगे आप A4 के कागज को, बड़ा पेपर होता है A4 का। ये कागज ले लीजिए A4 का। लेने के बाद आप इस पे देखिए, इसमें पूरे को व्यवस्थित नहीं करना है। अनसीन हो गए, ग्रामर हो गए, यहां किसको व्यवस्थित करना है, ग्रामर को। ये जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है इसको व्यवस्थित करना है, और आपको इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है और इसको करना है। यानी सेक्शन ए में आपको ग्रामर को करना है, सेक्शन बी में आपको चारों को करना है। तो ये कैसे व्यवस्थित होगा, मान के चलिए A4 का पेपर है, इस पे आप क्या करिए, इस तरीके से लाइनिंग आप बना लीजिए। आपने क्या करा, लाइनिंग बना ली, ठीक है। बनाने के बाद यहां लिख दीजिए ग्रामर। क्या लिख दीजिए, ग्रामर, ठीक है। ग्रामर लिख दिया, यहां पे लाइनिंग बना ली, और यहां पे लिखिएगा टॉपिक, जो भी आपके टॉपिक आपके सिलेबस में है। मैंने कहा ना, मैंने टॉपिक नहीं खोला है, आपके सिलेबस में सारे खुले हुए टॉपिक हैं। ये बंद टॉपिक नहीं है ग्रामर का, ये क्या है, खुला हुआ है। तो आप यहां क्या लिखिए, टॉपिक। क्या लिखना है, टॉपिक लिखना है। और टॉपिक के बाद अगले इसमें ये लिखना है कि मटेरियल। मटेरियल कहां से। अब आपको ये जगह खाली छोड़ देना है, यानी टॉपिक लिखना है, ये जगह खाली छोड़ देना है कि ये जो टॉपिक है, मान के चलिए नरेशन है, यहां एक्टिव वॉइस है, या यहां पे सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं, ये आप कहां कहां से उठाएंगे, कहां कहां से लेंगे। या पुराने साल के पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सामग्री कहां से पूछी जा रही है। तो ये जगह आपको खाली रखना है। पहला टॉपिक क्या है, टॉपिक, फिर मटेरियल कहां से, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ओल्ड क्वेश्चन। यानी जो ओल्ड क्वेश्चन आपने नोट किए हैं, नहीं किए हैं, तो टिक रहेंगे। जैसे आपने एंटोनिम्स लिख दिया, अब आपने 10 साल के पेपरों से एंटोनिम्स निकाले हैं तो टिक करिए, और नहीं करें तो जगह खाली रह जाएगी। इसके बाद आपको एक कॉलम और बनाना है, इस पे लिखना है बी। बी का मतलब बेसिक। क्या आपको बेसिक चीज आती है, नहीं आती है। यह सिलेबस को व्यवस्थित करना इतना आसान नहीं है।
इसको आप वैज्ञानिक तरीके से, एक साइकोलॉजिकल तरीके से इसको आप सेट कर सकते हैं। आपको याद भी हो जाएगा और आपको आपका ये एक प्रकार का पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिसमें आपको ये भी पता लगेगा कितना हो गया है, कितना नहीं हुआ है, क्या सामग्री है, क्या नहीं है। ये एक तरीके से आईने की तरह काम करेगा। पोर्टफोलियो पढ़ा होगा बीएड में। अब इसके बाद क्या करना है, जब आपको बेसिक पता है तो बेसिक के आगे पता है तो टिक लगा दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। अगला आपका जो इसमें हिस्सा बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक के बाद बनेगा, क्या आपने उसका नोट्स रेडी किया है, हैंडमेड डायग्राम वाला? किया है तो टिक कर दी, नहीं किया है तो रहने दीजिएगा। और अंत में क्या होगा आपका बाई, क्या वो याद है या याद नहीं है। और इसमें एक कॉलम आपका और बढ़ेगा, वो होगा आपका मॉक, MOCK मॉक। मॉक टेस्ट आपके पास है या आपने लगाया नहीं लगाया है। कुल मिला के अभी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अभी केवल आपको टॉपिक लिखना है। तो ग्रामर वाले में तो इतने कॉलम रहेंगे। अब जो आपका लिटरेचर वाला रहेगा, इसमें एक कॉलम आपको बढ़ा देना है और वो टॉपिक का बढ़ा देना है। ये भी किस नाम से होगा, टॉपिक नाम से होगा। जो ग्रामर वाला पोर्शन नहीं, ग्रामर तो आपको बता दिया। इसके बाद जो लिटरेचर वाला आप ये बनाएंगे पोर्टफोलियो, तो उसमें आप डबल टॉपिक लिखेंगे, यानी एक जगह लिखेंगे टॉपिक और एक जगह लिखेंगे टॉपिक हिंदी में। देखिए, अगर आप बहुत फास्ट स्टूडेंट हैं, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, बहुत तेज स्टूडेंट हैं, तो मुझे तो नहीं लगता इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। आप वैसे ही पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश में आप वीक हैं, एक्सीडेंटली आपने बीएड कर लिया, एक्सीडेंटली आपने बीए कर लिया, हो जाता है कई तरीके से। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं बहुत मन से इंग्लिश, बीए में इंग्लिश लेते हैं, फिर वो एमए में इंग्लिश लेते हैं, फिर वो बीएड में बीएड करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक्सीडेंटली हो गया, या आपने बेमन से ले लिया, या आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, या बीच में आपने कई साल पढ़ाई छोड़ रखी है, तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि यहाँ पे आप जो लिटरेचर में, माना लिटरेचर है तो इसके प्रमुख मोमेंट क्या हो गए, प्रमुख इसके। आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ इसको पहले हिंदी में। देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें एक चीज़ समझाई गई है कि आप भाषा कोई सी पढ़ें, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आपकी मातृभाषा में ही समझ में आएगा, विदाउट मातृभाषा में समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं ये चीज़ है क्या आपकी भाषा में। जैसे आपने देखा होगा हिंदी होती है, क्या होता है, हिंदी होती है। और हिंदी का क्या होता है, इतिहास होता है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। उसमें फिर जैसे आप देखिए ना, सबसे पहले क्या होता है, आदिकाल होता है, फिर क्या होता है, भक्तिकाल होता है, फिर रीतिकाल होता है, और उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, ये युग, फिर उपन्यास, फिर नाटक। तो ये सब वो चीज़ है जो हिंदी की आप शुरू में देखते हो। ऐसे ही जिस तरीके से हिंदी का अपना एक लिटरेचर है, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश का लिटरेचर है। पर अब वो बात अलग है कि आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या अभी तक आपको इंग्लिश केवल यही समझते हो कि इंग्लिश केवल ग्रामर का नाम है या ट्रांसलेशन का नाम है। लेकिन इसका भी अपना क्या है, लिटरेचर, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं समुंदर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हिंदी में आदिकाल, भक्तिकाल है, तो वैसे ही ये पूरा एक डायग्राम है पूरे इतिहास का। वैसे ही क्या है, पोट्री, जैसे कविता होती हैं, अब काव्य के कवि अलग हैं, तो वैसे ही इंग्लिश में कविता होती है, काव्य का। ड्रामा, नाटक, हिंदी और संस्कृत में नाटक का बड़ा महत्व है, वैसे ही महत्व किसमें, इंग्लिश में तो ड्रामा है। और ये प्रोस और फिक्शन, यानी फिक्शन कथा। तो ये गद्य हो गया और कथा हो गया। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपके लिटरेचर में जितने टॉपिक इस सिलेबस में हैं, जितने भी टॉपिक इस सिलेबस में हैं, आप देखिए ये सब आपके क्या लिखे हैं, टॉपिक लिखे हुए हैं। तो इन टॉपिकों को आपको यहाँ इंग्लिश में लिखना है और उसके आगे किस में लिखना है, हिंदी में। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान के चलिए कोई भी चीज़ है, जैसे उसने कहा रोमांटिक एज, रोमांटिक एक जो पीरियड है इंग्लिश का, वो क्या है, रोमांटिक एज। अब उसके अंदर इसमें बताया कई कवि हैं या कई राइटर हैं, तो उन राइटरों के बारे में आपको हिंदी में पता होना चाहिए। जब तक आप हिंदी नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगी। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देखिए कि जैसे इसमें ये लिखा है, अगर आप इसमें आ जाओ, प्रोज में, पोट्री में आ जाओ। अब ये पोट्री में क्या कह रहे हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन, कविता ध्यान आ रही है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। अब्राहम लिंकन की कविता है, जिसने गृह युद्ध में जाने से अमेरिका को बचा लिया, और गृह युद्ध हुआ लेकिन गृह युद्ध को ख़त्म कर दिया, लेकिन कैप्टन जो है वो मर चुका था, कैप्टन शहीद हो चुका था। तो कहने का मतलब ये है, आप इंग्लिश, अब इसमें दूसरी बात क्या लिखी, गीतांजलि। अब गीतांजलि, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ठीक है, आप इंग्लिश में बहुत बढ़िया हैं तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश में मीडियम हैं तो पहले ओ कैप्टन माई कैप्टन का हिंदी भावार्थ समझ लीजिए कि आखिरकार हिंदी में उसका क्या अर्थ है, उसका सेंट्रल आइडिया हिंदी में क्या है,
उसका मुख्य भावार्थ हिंदी में क्या है, गीतांजलि को हिंदी में क्या है। अगर आप उस चीज को हिंदी में थोड़ा समझेंगे, इसके बाद आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। अगर इंग्लिश से डर लग रहा है या इंग्लिश में समस्या खड़ी हो रही है तो उसका एक कारण यह भी है कि आप उसका हिंदी भावार्थ ना समझ के सीधे चोट करते हैं। जैसे हम भी जब संस्कृत का कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम हमने संस्कृत का ग्रंथ पकड़ लिया और उसको तैयार करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका हल्का सा अर्थ समझते हैं क्या है, और जब अर्थ समझ में आ जाता है फिर संस्कृत पढ़ते हैं तो खूब समझ में आती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना नहीं चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक का नाम हिंदी में भी लिखना है, यानी वो टॉपिक पहले आपको हिंदी में याद करने पड़ेंगे, इसके बाद जस्ट वो इंग्लिश में याद होना आसान हो जाएगा। तो यहां टॉपिक इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे और पूरा स्ट्रक्चर ये रहेगा। तो इस तरीके से जितनी भी इसमें पोट्री बताई है वो सारी पोट्री, यहाँ मोटर टॉपिक पोट्री हो जाएगा, पोट्रियों के नाम हो जाएंगे, और यहाँ पे हिंदी टॉपिक, यानी हिंदी की कहानी आपको पता है या नहीं पता है। तो इतना काम आपको क्या है, करना है। अब आपने क्या कर लिया, सिलेबस को लिख लिया। अब ये सिलेबस दो तरीके से काम आ रहा है, एक तो आपको याद करने में भी हेल्प कर रहा है, एक आपका पोर्टफोलियो भी बन चुका है कि कितना तैयार है, कितना है, कितना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, आपका पोर्टफोलियो बन चुका है। और आपको मार्गदर्शन भी कर रहा है, क्योंकि देखिए कुछ सब्जेक्टों में और कुछ में अंतर है। साइंस में तो क्या है, आप बीएससी की किताब उठा लाए, हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में क्या होता है, लिटरेचर ब्रॉड मात्रा में फैला हुआ है, ये समुंदर है, और समुंदर के अंदर से आपको क्या करना है कि चीज़ों को उठा उठा के एक जगह कलेक्ट करना है। तो कई बार आप भूल जाएंगे ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है। आपको राइटर के हिसाब से चलना है, आपको टॉपिक के हिसाब से चलना है, आपको किसी स्पेशल किताब के नाम पर नहीं चलना है, आपको किस नाम पर चलना है, टॉपिक के नाम पर चलना है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका सिलेबस उंगलियों पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आपको जो सिलेबस है उसको एक पोर्टफोलियो के रूप में बनाना है। तो लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा। अगली बात आई बुक की, कि कौन कौन सी बुक आपको इंग्लिश में एलटी ग्रेड की तैयारी करने के लिए चाहिए होंगी। तो बुकों में क्या चाहिए होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम है इसमें बुकों का। देखिए वहाँ क्या होता है, विषय की बुक, बीए की, एमए की आप ले सकते हो। यहाँ पे होता तो बीए एमए है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बुकें टॉपिक के नाम से आती हैं। अब इसमें क्या करना है कि हम सेक्शन ए की बात करते हैं, लैंग्वेज के लिए। तो आपके पास यूपी बोर्ड की कक्षा 9 से 12 तक की ग्रामर की बुक होनी चाहिए। किसकी? ग्रामर की। बहुत से प्रकाशन की बुकें आती हैं, देखा जाए तो एक्सीलेंट की अच्छी है, क्योंकि वो पहले बात को समझाते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, और इसके बाद अगर अबाद है तो उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो आपके पास कक्षा 9 से 12 तक की ग्रामर की बुक होनी चाहिए, पहली चीज। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, जो तो ग्रामर के लिए हो गया। और लिटरेचर के लिए क्या करना है, लिटरेचर के, क्योंकि जो कक्षा 9 से 12 तक है उसमें लिटरेचर बहुत छोटा सा है, कहने का मतलब बहुत थोड़े से राइटरों के बारे में है, और राइटर के बारे में भी बहुत थोड़ा सा लिखा है। तो आपको करना क्या है, जो आपका बीए का प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, इन तीनों में जितना भी सिलेबस है, जितनी भी किताबें हैं, उनमें से केवल कौन कौन सी किताबें देखना है जो आपके एलटी के सिलेबस में है, और उन किताबों के अंदर भी केवल उन्हीं राइटरों को देखना है, उन्हीं पोइट को देखना है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आपको इसके यहाँ पे कक्षा 9 से 12 की लिटरेचर की बुक नहीं चाहिए। तो कौन सी चाहिए, केवल बीए की। ये बाद में देखा जाएगा। क्या देख लिया, बीए का। इसके बाद क्या करना है, एमए। एमए की आपके पास दोनों साल की बुकें होनी चाहिए इंग्लिश की, जिनके अंतर्गत ये सिलेबस आता है। तीसरी बुक आपको क्या चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत भारी है, बहुत बड़ा है। अब यह छटाई करना कभी कभी तो ये नहीं पता लगता कि इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो आपको एक एलटी की गाइड चाहिए, एलटी की गाइड चाहिए, जो कि किसको फोकस करे, इंग्लिश सब्जेक्ट को करे, और स्पेशल एलटी की। और एक गाइड आपको नेट की चाहिए, नेट की। फिर मैं बता रहा हूं, ये सब पढ़नी नहीं है, ये सब आपके पास होनी चाहिए। इनमें से मुश्किल से आप 40% भी सामग्री नहीं निकाल पाओगे, 40% भी सामग्री नहीं निकाल पाओगे, 40% से कम में ही आपका काम हो जाएगा। आपको नेट जेआरएफ का मटेरियल होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि कुछ आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक आपके ऐसे रह गए, कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में ऐसे रह गए कि जो इनके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए मार्केट पे या और कहीं पे और किताबें उपलब्ध होंगी, वो किताबें आप इसमें ऐड कर लोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी सब यहीं चल रहा है। अब क्या हुआ, ये तो आपकी बुकें हो गई। अब इसके बाद आप पेपर लेके आए। सबसे पहले किसका लेके आए, 10 ईयर एलटी ग्रेड का, और किसका लेके आए, जीआईसी प्रवक्ता का। दूसरे नंबर पे यूपी
टीजीटी का और यूपी पीजीटी का इंग्लिश सब्जेक्ट का। बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि आप अगर तैयारी करने पे आ जाओ तो आपको नहीं पता, आप अगर बीएड हैं और आपके पास बीए एमए दोनों इंग्लिश हैं तो आपकी सुसंगत तैयारी हो जाएगी। ये सुसंगत तैयारी कैसे होती है, मान के चलिए एक बार आपने अगर ये सिलेबस तैयार कर लिया तो आप एलटी ग्रेड भी दे लोगे, आप जीआईसी प्रवक्ता भी दे लोगे, आप यूपी टीजीटी भी दे लोगे, पीजीटी भी दे लोगे, और क्या दे लोगे, नेट भी दे लोगे, और जेआरएफ, एडिट जूनियर, दिल्ली में टीजीटी, पीजीटी, अन्य राज्यों की टीजीटी, पीजीटी। कहने का मतलब तैयारी एक और शिकार अनेक, एक तीर से आप कई शिकार कर सकते हैं। तो आपको 10 ईयर में जीआईसी एलटी ग्रेड का चाहिए, यूपी टीजीटी पीजीटी चाहिए, नेट जेआरएफ का चाहिए, और चौथे नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर कौन सा चाहिए, केवल जीआईसी का, यानी जो राजकीय डिग्री कॉलेज होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 साल के पेपर, और 5 में अन्य राज्यों के किसके, टीजीटी और पीजीटी के पेपर। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करना है, वो क्या है कि जो पीसीएस होता है, इस पीसीएस में एक सीसैट होता है, और सीसैट में क्या होता है, आपने देखा होगा जो अंतिम वाला पेपर होता है इंग्लिश आती है, वो आपको इंग्लिश वाला पोर्शन चाहिए, अंग्रेजी वाला। ये किस में हेल्प करेगा, ग्रामर में। लिटरेचर तो उसमें आता नहीं है, ग्रामर आती है। तो लगभग मान के चलिए 70 से 80% संभावना है जो ये वाला हिस्सा है ये आपको कहाँ मिल जाएगा, पीसीएस का जो सीसैट होता है लास्ट वाला उसमें। और इसके बाद जो यूपीएससी का सीसैट आता है तो उसमें अंग्रेजी ग्रामर, जो कठिन क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में, वो लेवल के क्वेश्चन वहां पकड़ में आ जाएंगे। तो यहाँ 2 चीजें ऐड हो गई, किसका, पीसीएस और यूपीएससी। इसके आपको क्या करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखना है भाई। क्या पता 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन इधर को उठाकर उधर पेस्ट कर दिए आपने। जिस सन में एलटी ग्रेड दिया उसी सन में जो आया हुआ पीसीएस का एग्जाम है, पता लगा वहीं से उठ के वहां पहुंच गए, तो बिना किसी मेहनत के ही आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो गए। तो आपको इतने पेपर चाहिए। अब आपके पास क्या है, एक हिस्से में है आपके पास सिलेबस, और एक हिस्से में है सिलेबस, और एक चीज आपके पास क्या है, बुक। अब आपके पास मिल गया क्वेश्चन पेपर। चाहे 1 महीने का समय लगे या 1.5 महीने का, समय तो बहुत है। हाँ, उन लोगों के लिए नहीं है कि जो नोटिफिकेशन आने पे ही तैयारी करेंगे, या जो ये ऐसा बोलते हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं है, भर्ती का आता पता नहीं है, क्या फायदा तैयारी करने के लिए। तो उन लोगों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो एक तरीके से देखा जाए तो जब नोटिफिकेशन आएगा तैयारी करेंगे। लेकिन आपको इसमें कम से कम 2 महीने का समय लग सकता है, या 1 महीने का भी। ये वो चीज है जिससे आप बच के नहीं जा सकते। अब आपने क्या करा, एलटी के सारे क्वेश्चन लगाए, जीआईसी के लगाए, और इनके आगे टॉपिक के आगे क्या लिख दिया, उनका टॉपिक, क्वेश्चन के आगे क्या लिख दिया, उनका टॉपिक, कि ये प्रोज से है, ये पोट्री से है, ये ड्रामा से है, ये लिटरेचर से है। अब लिटरेचर में भी किस टॉपिक से आया है, पोट्री में से भी किस पोट्री में आया है, प्रोज में से भी देखो किस प्रोज से आया है। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक का आप नामकरण करेंगे, और उस टॉपिक के आगे छोटा टॉपिक भी लिखेंगे कि उसके किस हिस्से से आया है। तब आप वही वाली बात पाएंगे कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस होंगे। अब उस आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिक का पता लगाना है। क्वेश्चन एक तरीका है, एक जरिया है आपको टॉपिक तक पहुंचाने का। जैसे सीबीआई काम करती है, खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, तो उनके हाथ क्लू लगता है, कोई ऐसा हिस्सा लगता है, कोई ऐसी चीजें लगती हैं जहां से वो वहां तक विक्टिम तक पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो क्वेश्चन आपको एक हिंट्स देगा कि मैं इस टॉपिक से आया हूं, और वही टॉपिक एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन बनाएगा। तो वो टॉपिक आप इंटरनेट पर देख लीजिए, या किसी अन्य किताबों में देख लीजिए, या कहीं और से ऐड कर लीजिए। अब आपके पास इस मटेरियल में ऐड हो गया जे। अब क्या करिए, चीरा फाड़ी मत करिए, चीरा फाड़ी करने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां तो ये इतिहास भूगोल में तो, साइंस में तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सब चीजें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अब पता लगा आपने पोट्री फाड़ लिए 4-5 पोए में, तो उसका जो लिटरेचर है वो रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने पहला वाला डायग्राम बनाया था कि जिसमें आप टॉपिक लिख रहे थे और मटेरियल कहाँ से, वहां एंट्री चढ़ा दीजिए कि जैसे आपका ये जो है प्रोज है, ये कहाँ से, आप कौन सी बुक से देखेंगे, क्या ये बीए फर्स्ट ईयर में मिल लिया है, बीए सेकंड ईयर में मिल लिया है, बीए थर्ड ईयर में मिल लिया है, या वो नेट जेआरएफ में मिल लिया है, या वो कहाँ मिल लिया है गाइड में, इस तरीके से। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन भी आपके माइंड में क्लियर हो गए, टॉपिक भी आपके माइंड में क्लियर है। अब आया जी, आपने ऐड भी कर लिया जो मटेरियल आपको और चाहिए। अब आया तैयारी का समय। अब तैयारी में कुछ नहीं करना है,
आपको क्या करना है, जैसे अनसीन पैसेज है तो एकदम अनसीन पैसेज मत लगाओ, पहले क्या कर लो, क्योंकि आप पहले से कर ही चुके हो, पीसीएस का जो सी सेट है उसमें अनसीन पैसेज मार चुके हो, इसके अलावा आप एलटी ग्रेड टीजीटी में देख चुके हो, इसमें देख चुके हो। इसके बाद जो ग्रामर है, ग्रामर के जो टॉपिक हैं, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, नरेशन हो गया, तो ये सब आप इसमें क्या है कर चुके हो। अब नरेशन के क्वेश्चन सारे तो आपने इसमें लगा लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे लगा लिए। लगाने के बाद अब आप टॉपिक पढ़ने गए हो तो भाई टॉपिक में फिर बचा ही क्या, टॉपिक तो निपट चुका है। हाँ कुछ रह गया वो आप तैयार कर लो, ना तो मन भटकेगा ना दिमाग कहीं जाएगा, और क्या आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। और इसका मैं एक तरीका आपको और भी बता दूंगा, अगर आपकी समझ में आए, बिना मेहनत के ही आपका तैयार हो जाएगा, मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। ये जो ग्रामर वाला हिस्सा है, लैंग्वेज वाला, इसकी डिमांड साइकोलॉजिकल तरीके से अलग है। वही तो बात है ना कि ये चीज है क्या कि पढ़ाई को अगर साइकोलॉजिकल तरीके से करोगे तो आसान हो जाएगी, और पुराने मेथड से करोगे परंपरागत तरीके से तो मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसका एक ऐसा ही फंडा है कि आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। अब बचा आपका लिटरेचर, तो जितनी माथापच्ची करना है लिटरेचर में करना है, ग्रामर में माथापच्ची काम आएगी नहीं, इसमें वही तरीका काम आएगा जो भी मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका काम आएगा। तो आपने क्या करा कि इस पूरे लिटरेचर के क्वेश्चन देख लिए। अब जो टॉपिक, मान के चलिए आप ये वाला पढ़ रहे हैं लिटरेचर, तो पहले क्वेश्चनों की छटाई कर लो कि क्वेश्चन जो है कौन से हैं, कहां से हैं, कैसे हैं, किस हिस्से से आए हैं। अब आपको पता लग गया क्वेश्चन। अब जब आप इन किताबों में वो क्वेश्चन के हिस्सों को झांकेंगे, उन टॉपिकों को झांकेंगे, फिर कचरा दिखाई नहीं देगा, जो काम की चीजें हैं नजर केवल वहीं जाएगी, पर मटेरियल होना चाहिए। अब आपके पास मटेरियल ही नहीं है तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अब ड्रामा है, उसने कितने ड्रामा बताए, अगर आप ड्रामा को गिनोगे तो ड्रामा वाले ऑप्शन में एक, पहले तो उसने लिटरेचर ही कहा है कि ड्रामा का एक तरीके से रेफरेंस दीजिए ड्रामा के बारे में। इसके बाद शेक्सपियर के और विभिन्न राइटरों के हैं, ये मुश्किल से कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 नहीं है जी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए 14 15 हैं, ठीक है। तो 14 15 के आपने कोई एक पकड़ लीजिए, माना शेक्सपियर पकड़ लीजिए, तो इन सारों में देखिए शेक्सपियर से कुल कितने क्वेश्चन आए, और उन क्वेश्चनों को एक पेज पर नोट कर लीजिए। अब आप शेक्सपियर को पढ़िए, आपको सटीक पता लग जाएगा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस किताब से बनाया है, क्वेश्चन पेपर किस किताब से बनाया, उसने क्वेश्चन कहां से उठाया है। अगली बार भी वो क्वेश्चन वहीं से पकड़ेगा, तो आपको यहां काफी हेल्प मिलेगी, पता लग जाएगा, और आप इस तरीके से 10 ईयर तो कंट्रोल करेंगे, ये भी कर लेंगे। और वैसे ही सारे टॉपिक बस करना जो है, डायरेक्ट ड्रामा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट प्रोस नहीं पढ़ना है, और प्रोस के अंदर भी कोई एक हिस्सा लेना है जो भी आपको राइटर के बारे में पढ़ना है, फिर उस राइटर के क्वेश्चन देखना है और फिर उसके टॉपिकों को पढ़ना है। मजा भी आएगा, रुचि भी बनी रहेगी, और पूरे तरीके से आप सही दिशा में चलते रहेंगे। अब क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट कोई अलग से नहीं लाना है, इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे, जो आपकी समस्या खड़ी करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा रिवीजन करना है, इन्हीं को दोबारा। देखो सिलेक्शन 2 तरीके के मॉक मौजूद हैं मार्केट में, एक तो वो जो आयोग के पुराने साल के क्वेश्चन है, और एक वो जो कोई भी ऐसे वैसे लोग बैठ के मॉक टेस्ट बना रहे हैं। तो जो मॉक टेस्ट बना रहे हैं वो कोई ब्लूप्रिंट एक्सपर्ट नहीं है, वो कोई परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञ नहीं है, वो कोई आयोग के बंदे नहीं है। उनको जो क्वेश्चन जहां से समझ में आया उन्होंने उठाया और लगा दिया। पर यहाँ पे कौन बैठे हैं, विषय विशेषज्ञ बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, ये क्वेश्चनों को विशेष पैटर्न पर निश्चित करते हैं, क्योंकि अगला जो पेपर आएगा एलटी का वो यही लोग बनाएंगे, ना कि मार्केट वाले। तो ये तरीका पूरा क्या है, लिटरेचर के लिए, और यही तरीका किस में अपनाना है, लैंग्वेज में, विशेष रूप से ग्रामर में, ट्रांसलेट में, डायलॉग सूक्तियां होती हैं, और अनसीन पैसेज में। अब एक ऐसा तरीका भी है इंग्लिश में कि अगर आप उसको अपनाएंगे तो कम मेहनत में काम हो जाएगा। वो कैसे होगा कि आप इसको टीचिंग लेवल पे ले आओ, क्योंकि ग्रामर की 3 रिक्वायरमेंट है। पहली, उसे रिवीजन चाहिए ही चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, रिवीजन भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, और इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार जो क्वेश्चन इससे संबंधित आ रहे हैं वो भी करने पड़ेंगे। और जो इसमें तीसरी चीज में सबसे खतरनाक चीज है, रटने वाली, जैसे एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, वर्ड मीनिंग हो गए, तो ये तो भाई आपको रटना ही पड़ेंगे। आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रटने वाली चीजें रटना पड़ेंगी। देखा जाए तो मोटे तौर पे 3 तरीके के टॉपिक होते हैं ग्रामर में। पहले टॉपिक वो होते हैं जिनका संबंध सीधे रटने से होता है, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, वर्ड्स मीनिंग हो गए, आपको डायरेक्ट रटना है। दूसरे ऐसे रटने वाले और समझने वाले, वहां कुछ चीजें रटना है, कुछ रूल रटने हैं, और कुछ नियम आपको, कुछ रूल तो रटने, और कुछ चीजें वहां आपको समझ नहीं है। कुछ ऐसा है जिंदा समझना ही समझना है।
तो इस तरीके के अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, पहला काम ये कर सकते हो, अपने आसपास के 10 से 12 स्टूडेंट को पकड़ के जो हाई स्कूल या इंटर के हैं उनको ये ग्रामर का पाठ पढ़ा सकते हो केवल 1 घंटे के लिए। अगर आप अपने आसपास के स्टूडेंटों को ग्रामर पढ़ा रहे हो तो वहां पढ़ाने से क्या होगा कि आपको ना तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना कोई चाय कॉफी पीने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको अपना मूड बनाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अचानक बच्चे आएंगे और कोई भी आप ग्रामर का एक टॉपिक पकड़ोगे, उन्हें पढ़ाओगे, पढ़ाते पढ़ाते वो आपके ब्लड में आ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। देखो, इंग्लिश के टीचर के साथ एक बहुत खास बात है, और ये बात जो कही जाती है वो 2 विषय के शिक्षकों के लिए कही जाती है, एक इंग्लिश के टीचरों के लिए और एक गणित के टीचरों के लिए, कि इनको पढ़ाने की कभी कमी नहीं रहती। ये 2 ऐसे विषय हैं कि अगर आपके पास ये हैं तो ना तो कभी पैसे की कमी रह सकती और ना आपके पास पढ़ाने की, क्योंकि और सब्जेक्ट हैं, हिंदी है बच्चा कोचिंग पढ़ता है नहीं पढ़ता है, साइंस है मर्जी है पढ़ता है नहीं पढ़ता है, लेकिन इंग्लिश तो भाई बिना पढ़े बात बनेगी नहीं, मैथ तो बिना पढ़े बात बनेगी नहीं। आप भाग्यशाली हैं, आपके पास में इंग्लिश है, तो आपको करना क्या है, आप इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो एक तरीका तो ये, आप 10-15 बच्चे पकड़िए, 10-5 बच्चे पकड़िए, आप उनको पढ़ा दीजिए, और इसके बाद भी वहां बात नहीं बननी तो आसपास का कोई भी स्कूल है वहां पे जाके आप 1 घंटा इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। तो ना तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ना कुछ मेहनत करना पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही ग्रामर, ट्रांसलेट, अनसीन पैसेज क्लियर हो जाएंगे। इस तरीके से आप क्या करिए, इसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब आप पढ़ाएंगे तो वो चीजें धीरे ब्लड में आने लगेंगी। हम लोगों के साथ भी जो होता है, हम जो आपको पढ़ाते हैं वो हमारे ब्लड में ही आ जाता है और वो चीज़ हमें ध्यान रहती है। और अगर हम भी ये बात सोचें कि चलो अब हमें ये पढ़ाना नहीं है, ये अपने लिए ही पढ़ना है, याद नहीं होगा भाई। ये साइकोलॉजिकल मैटर है कि जो चीज़ आप किसी को पढ़ाते हैं वो आपको ऑटोमेटिक तैयार होना शुरू हो जाती है। अब जैसे मैं ही इसका लिटरेचर देख रहा था, और दूसरी बात ये, जब पढ़ने बैठो तो ये सोच के बैठो कि आपको कुछ आता है। आप जो सोचो आपको कुछ नहीं आता है। मेरे साथ क्या हुआ, अभी मैं इसका लिटरेचर देख रहा था, देखते देखते क्या हुआ, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा, इतना ज़्यादा रुचिकर लगने लगा कि जैसे आपका क्या हो गया, एंग्लो सैक्सन हो गया, नॉर्मन विजय हो गई। आप जानो तो इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, एंग्लो सैक्सन में क्या हुआ, फिर नॉर्मन विजय क्या हुई, नॉर्मन लोगों ने विजय कर ली, इसके बाद अंग्रेजी पुनर्जागरण हुआ, फिर गद्य का काल आया, फिर रोमांटिक काल आया, पता नहीं कितने काल है। मैं तो पढ़ते पढ़ते उसमें जाके मजा आने लगा, लेकिन नहीं भाई, ज्यादा घुसना भी ठीक नहीं है, फिर पता लगा अपना ही सब्जेक्ट से मन हट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप, अगर आपका अपना सब्जेक्ट है, आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत मजा आएगा और आप जुड़ जाएंगे लिटरेचर में। जैसे हिंदी के काल होते हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, जस्ट वैसे ही इसमें काल हैं, इसमें बहुत से युग चले हैं, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ हिंदी के नाटक हैं, हिंदी की रचनाएं हैं, हिंदी की रचनाएं क्या हैं, इरावती हो गई, कंकाल हो गई, तितली हो गई, ठीक है, और चित्रलेखा हो गई, ऐसे ही इसमें कुछ ड्रामा है, नाटक हैं, रचनाएं हैं। बस मेरा ये कहना है कि आप पहले उसकी हिंदी समझ लो। पहले जैसे अगर उसके काल भी हैं, रोमांटिक काल हो गया या आपका अंग्रेजी पुनर्जागरण हो गया, तो उसको पहले हिंदी में समझ लो, डायरेक्ट इंग्लिश में चोट मत करना वरना कच्चा खा जाओगे। हाँ, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कर लो। आप क्या करो, पहले उसको हिंदी में समझो, हिंदी में समझ जाओ, फिर आप इंग्लिश पढ़ो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर इसका रिवीजन, और अगर आप बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हो, स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो फिर लगातार आपको रिवीजन पे लेना पड़ेगा, इसे लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगी और जो वर्ड मीनिंग है उसको तैयार करना पड़ेगा। अंत में आप इसका क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो ये आपकी कंप्लीट रणनीति है कि इंग्लिश सब्जेक्ट की ऐसे करके आप तैयारी करिए, आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको ट्रैक से नहीं हटना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ के देखिए एक बार, और ये अपने माइंड से हटा लीजिए कि आपको आईएलटी का एग्जाम देना है। अब भाई तुम आईएलटी पढ़ने बैठे, तुमने सिलेबस में देख लिया लिटरेचर, और तुम टूट पड़े इंग्लिश में पढ़ने पे कुछ नहीं पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो करेगा गूगल क्रोम। गूगल पे आप जाके देख लीजिए इंग्लिश क्या है, लिटरेचर क्या है, और जानिए। और जो इंग्लिश के विद्यार्थी नहीं भी हैं वो भी अगर जानेंगे तो समझो। तो जैसे संस्कृत है, संस्कृत में भी क्या रहा है, गद्यकारों का युग रहा है, फिर महाकाव्यों का युग रहा है, फिर आर्ष काव्यों का युग रहा है, ऐसे इसका अपना एक विशेष युग रहा है। तो यहाँ पे 2 मेजर परिवर्तन जो हैं वो ये हैं कि आपको अपना एक सब्जेक्ट का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, दूसरा काम इसमें पीसीएस के अंग्रेजी वाले पेपरों को ऐड करना पड़ेगा और यूपीएससी के, और इसके बाद आपको मॉक टेस्ट के रूप में इसको लगाना पड़ेगा। इस सेक्शन को आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ये चाहे तो आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ तो सीबीएसई के ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो आपको 30,000, 40,000, 50,000 तक दे सकते हैं, बशर्ते शर्त क्या है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। पैसे का तो पैसा मिल रहा है और पैसे के साथ में आपकी ये रिवीजन अपने आप हो रही है, अपने आप तैयारी हो रही है। तो इसको आप अच्छे से अच्छा करिए।
इतना काम करिए, इसमें समय लगेगा, लेकिन जो आपकी एक मटेरियल को लेके छांटने वाली बात आती है कि इतना यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, तो जैसे इन क्वेश्चन पेपरों को लगाएंगे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और इस तरीके से आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी।